हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। और चूंकि सबसे ज़्यादा युवा है और इसीलिए इस भारत देश को एक युवा देश की श्रेणी में देखा जाता है। और यही हमारा जो युवा है वो देश का वर्तमान और भविष्य दोनों है। लेकिन इन युवाओं के लिए किस तरह की सुविधाएं देश में उपलब्ध है, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे समाज की हो या अन्य नौकरी पेशा सुविधाओं की बात करें, इन आम पृष्ठभूमि से आने वाली युवाओं को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और खास तौर पर जिस तरह से जो राजनेताओं के द्वारा कहा जाता है कि उनको मुख्य धारा में लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कहीं न कहीं जमीनी हकीकत का हिस्सा नहीं है। और इन्हीं युवाओं को मुख्य धारा में लाकर उनको राजनीति में, समाज के अलग अलग विधाओं में, मीडिया में और नौकरी पेशा वाले उच्च पदों पर पहुंचाने में कहीं न कहीं युवा मंच एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं आज के युवाओं की, और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एक युवा मंच ने बीड़ा उठाया है। और इसी युवा मंच के महासचिव हमारे साथ हैं जिनका नाम है शारदानंद सिंह जी। उनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, किस तरह देश के अहम पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उनके भविष्य को बेहतर कर सकते हैं, मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शारदानंद जी। किस तरह से आप इस युवा मंच से जुड़े और युवा मंच को आपने जरूरत क्यों समझा इस तरह के संगठन को शुरुआत करने की? युवा मंच संगठन के शुरुआत की सबसे बड़ी वजह यह रही कि लोकतंत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उसमें सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को केवल उपकरण बना करके उपयोग किया जा रहा है। जबकि उनको यदि अवसर मिले तो वह देश को नए कीर्तिमान की तरफ ले जाएं और नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं के पास ना तो योग्यता की कमी है, ना क्षमता की कमी है, ना कार्य करने की शैली की कमी है, लेकिन वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद, यह तीनों सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को उचित प्लेटफॉर्म देने में नाकामयाब रहा है। और हम चाहते हैं कि युवा मंच के माध्यम से युवाओं को सामूहिक प्रयास करके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वो जिस योग्य हों वहां पे उनको स्थापित कराना। इसके लिए आप सुने होंगे तो 2024 के 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राची से खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने देश के 1 लाख युवाओं से आह्वान किया कि आप लोग राजनीतिक क्षेत्र में आइए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि उनका यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरह से वंशवाद आज समाज में अपनी जड़ जमाए बैठा है, आने वाला वक्त वंशवादियों का गुलाम बन जाएगा। वंशवाद इस तरह से अपने पैर पसार लिया है कि सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को अब कहीं अवसर नहीं। इसलिए युवा मंच को बनाने की जरूरत पड़ी और युवा मंच को इसी विचारधारा के साथ आगे ले चलने का काम हम लोग सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके कर रहे हैं। सामान्य पृष्ठभूमि से जो आने वाले युवा हैं, उनकी वर्तमान लोकतंत्र में क्या भूमिका है और आगे आप लोग उसके लिए क्या कुछ करने वाले? देखिए, ये किसी से छिपा नहीं कि वर्तमान लोकतंत्र में सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं की केवल नेताओं की बात सुनना, बात मतलब भाषण सुनना, भाषण सुनने के बाद जो जहां समझ में आया, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर उनको वहां पे वोट दे देना, इससे ज्यादा अभी हम भूमिका कहीं देख नहीं पा रहे हैं। हस्तक्षेप तब मानते हैं जब कोई टिकट दे अयोग्य व्यक्ति को और गांव का खड़ा युवा खड़ा होकर के ये बात कह दे कि ये अयोग्य हैं, मैं इनको वोट नहीं दूंगा, इनके अलावा किसी और को चुनूंगा। लेकिन आप वर्तमान प्रदेश से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं: सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस। इन 4 दलों ने जो दिल्ली लखनऊ से फैसला करके टिकट दे दिया, उसके बाद विकल्प ही नहीं बचता। वो जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है।
जनतंत्र इस तरह से चलना चाहिए कि यदि उनको लगता है कि चारों दलों ने किसी सीट पर वंशवादियों को टिकट दे दिया, तो वहां के सीट पर जनता को यह फैसला करना चाहिए कि एक प्रत्याशी हमारा लड़ेगा, और उसकी फैसला गांव के पंचायत, गांव के चौराहों, चट्टियों पर हो, और वहां के लोग उसको समर्थन करें, और वहां के लोग उसको खड़ा करें, वोट दें और उसको जिता के भेज दें। तब तो यह लोकतंत्र धीरे धीरे सुधार करेगा। लेकिन दलों के द्वारा थोपे गए प्रत्याशियों पर मोहर लगाना आने वाले लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से पूंजीवाद लगातार बढ़ रहा है, इस दौर में लोकतंत्र और राजनीति में युवाओं के लिए किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए, पूंजीवाद का दबदबा है। पूंजीवाद के सामने सामान्य पृष्ठभूमि का युवा का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है। सामान्य पृष्ठभूमि का युवा देखता है कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, नेताओं के लड़के हैं, उनकी योग्यता हो या ना हो, लेकिन उनकी योग्यता को साबित करने के लिए पूंजीवाद पीछे से चट्टान की तरह खड़ा है। 10-10 गाड़ियां, 15-15 गाड़ियां लगा करके जहां पे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, उन सारी सुविधाओं के साथ लैस करा करके समाज में परोसा जाता है कि देखिए, हम और हमारे बाद हमारा लड़का। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू है। इससे सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं के मनोबल को तोड़ दिया जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि हम इस काम के लिए बने ही नहीं हैं, जबकि हकीकत यह है कि यदि सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं के हाथ में बागडोर चला जाए, तो इतिहास गवाह है कि जो बेहतर परिवर्तन उन्होंने कर दिया, वो कोई वंशवादी नहीं कर पाएगा। उनका न कोई दृष्टिकोण है, ना लोकतांत्रिक चिंतन है, ना ही उनका कोई ऐसा कार्य है, लेकिन उनके पास वंशवाद का एक ठप्पा है, एक मोहर है, जो ये काम करता है। और इसी चीज को हम लोग आम युवाओं के साथ अपने विचारों को बता करके, उनको अपने मंच पर इकट्ठा करके लोकतंत्र में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं की जो भूमिका है, उसको आप सुनिश्चित करेंगे। अभी वर्तमान समय में उनकी भूमिका क्या है लोकतंत्र में? वर्तमान समय में क्या भूमिका है? वर्तमान समय में सामान्य पृष्ठभूमि के युवा बहुत सारे राजनीतिक दलों में है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि उनका इस समय स्तर क्या है, वो कर क्या सकते हैं, कितने निर्णय उनसे पूछ के होते हैं। मैं उन तमाम सामान्य पृष्ठभूमि से निकले हुए नेताओं का एक तरह से मानिए कि जो लोग सामान्य पृष्ठभूमि से निकल करके ऊंचे पायदान तक पहुंच चुके हैं, उनको इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए, न कि इसको प्रश्रय दिया जाए। लोकतंत्र में सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं का राय क्या है, यह कोई भी राजनीतिक दल सुनना नहीं चाहता। वहां राय नहीं सुनाया जाता, वहां बताया जाता है कि ये करना है, इस तरह से करना है, तभी आप इस राजनीतिक दल में फिट रहेंगे। पुत्र परिक्रमा पूंजी सत्ता की मूल पूंजी बन गई है, और यह चीज समाप्त होना चाहिए। वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद ये बढ़ा है और ये किसी से छिपा नहीं है। इससे किस तरह देखते हैं खतरा? जो युवा हैं सामान्य वर्ग के, उनको किस तरह का खतरा है? और और वो राजनीति को, लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, जो वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद है, ये तीनों शब्द ही खतरनाक है। राजनीति को वंशवाद यह बताता है कि हम इस परिवार से हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यह हमारा विरासत रहा है और हम करेंगे। पूंजीवाद वंशवाद को पोषित करने का काम करता है। और अवसरवाद जो राजनीतिक गैप है, जैसे कोई बड़ा नेता लड़ रहा है चुनाव किसी सीट से, और उसे लगता है कि अगर हम किसी अच्छे आदमी को यहाँ से चुनाव लड़ा देंगे तो ये सीट फिर वो कवर कर लेगा, क्योंकि वो योग्य है। तो वहां पे अवसरवाद क्या करता है कि कहीं भी स्टेज शो करने वाले लोगों को, भोजपुरी समाज के हों, चाहे गीत गाने वाले हों, चाहे कहीं भी हों, उनका कोई राजनीतिक चिंतन नहीं है। उनके फॉलोवर भले हो सकते हैं, उनका नाम भले हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए, वैचारिक दृष्टिकोण से पूछा जाए, तो उनका कोई चिंतन नहीं। और उनको ला करके उस सीट से खड़ा करके पार्टी के नाम पर जिताते हैं, और जिताने के नाम पर उन्हें भेज देते हैं। लेकिन वो जानते हैं अच्छी तरह कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, जब मन करेगा ये सीट हम खाली करा लेंगे। अवसरवाद इसका काम करता है, और यह तीनों लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जब आपको ऐसे ही करना है, तो सामान्य पृष्ठभूमि के उन युवाओं को क्यों नहीं, जो विचारशील है, जो राजनीतिक दलों में लंबे समय तक काम किए, जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन उनसे खतरा यह है
कि अगर वो बैठ जाएंगे तो वो विचारवान है, वो दृष्टिकोण रखते हैं कि हमको समाज को कहाँ लेके जाना है। तो ऐसा गलती कोई भी राजनेता नहीं करना चाहता, और हम लोगों का प्रयत्न यह है कि वो करें या ना करें, हम लोग समाज में वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद का अर्थ ही निकाल दें। और इसके लिए सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को आगे आना ही होगा। ये वर्तमान समय की मांग है। अगर आज का वक्त चुप रह गया तो अभी तो स्कूलों में शिक्षा, अस्पतालों में स्वास्थ्य केवल पूंजी के दम पर है। आने वाले वक्त में यह भी देखा जाएगा कि आप किस परिवार से हैं तभी आपको शिक्षा मिलेगी, किस परिवार से हैं तभी आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। अगर अब मौन है तो आने वाले भविष्य में इतनी बड़ी संकट है कि आपको न जीने का अधिकार है, न शिक्षा पाने का अधिकार है। सारे अधिकार उन तक सीमित हो जाएंगे। इसलिए आज आवाज उठाने की जरूरत है, अपने अधिकारों के लिए बोलने की जरूरत है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। जिस तरह से एक राजनेता के पुत्रों को अवसर मिलते हैं राजनीति में आगे बढ़ने के, क्या सामान्य युवाओं को भी उस तरह के अवसर प्राप्त हैं? ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। ये तो कोई भी बता देगा कि नहीं है। वो तो घर से निकलते हैं, उम्र चाहे कुछ भी हो, 18 से बस ऊपर हो जाए, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े इससे कोई मायने नहीं रखता, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते उसका कोई मायने नहीं रखता। बस वो आ गए हैं, 18 से ऊपर हैं, कहीं भी हो बस सीट पर एडजस्ट कराइए, एडजस्टमेंट कराइए। वंशवाद एडजस्ट होता है। लखनऊ हो या दिल्ली, यहाँ कुलीन परिवारों का एक क्लब है जो हर राजनीतिक दल के लोग मिलकर के चलाते हैं। उनको बस यही चाहिए कि किसी भी तरह पूरे लोकतंत्र पर अपना आधिपत्य हो, अपना दबदबा हो, वो दबदबा कायम रहे। और यही सबसे बड़ा चुनौती सामान्य पृष्ठभूमि के गरीब परिवार के लड़कों के सामने है कि यह दबदबे वाली राजनीति को जितना जल्द हो उतना जल्द विदाई कर दे। अक्सर देखा जाता है जब चुनाव का समय होता है तब जहां पर कोई सनसनीखेज सीट किसी भी पार्टी को दिखानी होती है तो वो किसी फिल्म स्टार को लेके आते हैं, किसी भजन करने वाले को लेके आते हैं, या किसी स्टेज शो करने वाले लोग को लेकर आते हैं, या जिसका नेम फेम है उसको लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं वो चुनाव जीत भी जाता है। इस तरह की जो राजनीति होती है वो लोकतंत्र के लिए किस तरह से खतरा है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अवसरवाद की राजनीति है। कोई आदमी कहीं काम कर रहा है, दूर दूर तक उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का हो, उद्योग से है, कहीं से भी आया हो, उसका चिंतन ही नहीं है सामाजिक। वो लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता ही नहीं कभी किया है। उसका काम है कि अपने क्षेत्र में उसने काम किया, गाने गाए, मिलियन फॉलोअर्स हो गए, लोग जानने लगे। ये एकदम साधारण सी बात है कि लोग जानते हैं तो आसानी से वोट दिलाने में आसानी हो। लेकिन उसका जो सबसे दुष्परिणाम सामने आ रहा है, जिन जिन सीटों पर ऐसे लोग हैं, अगर वो नेता विहीन सीट है तो वहां का विकास शून्य मानिए, वहां पर कुछ होता नहीं है। राम भरोसे है, हो गया, क्योंकि उनका राजनीतिक चिंतन नहीं है, सामाजिक चिंतन नहीं है, समाज में कभी इस उद्देश्य से मिले भी नहीं है। मंच पर स्टेज शो करने वाले लोगों का क्या है? स्टेज शो करने वाले लोग पैसा लेते हैं, स्टेज शो करते हैं। वो समाज में कब गए? फ्री में कब जाके किसी की सेवा की? फ्री में कब किसी की बात की? कितने लोगों के लिए थाने गए? कितने लोगों के लिए चौकियों पर गए? कितने लोगों के लिए तहसीलदार से मिले? कितने लोगों के लिए डीएम से मिले? ये सारे लोगों से उन्होंने मिला क्या? कितने लोग उनके घर गए चाय पीने के लिए? कितने बिना चप्पल वाले उनके घर के डाइनिंग हॉल में घुस गए? कभी ऐसा किया क्या? ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन उनका डाइनिंग हॉल इसी तरह साफ सुथरा रहा। सीधे उन्होंने उस धंधे से इस धंधे को शिफ्ट किया, लोकतंत्र को पूरा धंधा बना दिया। उधर इतना कमाते थे, इधर इतना कमाएंगे। उधर हम अपने लिए सब काम करते थे, अपनी पूंजी के लिए, इधर हम पार्टी के लिए भी करेंगे, जो नेता लाए हैं उनके लिए भी करेंगे, और प्लस में जो सांसद और या विधायक या कुछ भी हो तो उधर का एक बजट है, सैलरी है, सुविधाएं हैं, वो सुविधा उसी तरह रह गई। तो जनता से ये कभी अटैच हुए ही नहीं। तो ऐसे अवसरवाद की राजनीति को जितना जल्दी हो उसकी विदाई कर देनी चाहिए। आगे जो युवा मंच है वो किस तरह के कार्यक्रम करने वाला है, और किस तरह के कार्यक्रमों के जरिए वो आम युवाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ने वाला है? युवा मंच का कार्यक्रम गांव, किसान, नौजवान, गांव के चट्टी चौराहों, शहरों, हर जगहों पर अपने विचारधारा को लेकर के हम लोग सामान्य परिवार के युवाओं को इकट्ठा करेंगे।
उनको यह बताने का कार्य करेंगे कि आज जो भी हम लोगों के पास है वो उतना ही है जितना कि बड़े लोगों ने छोड़ दिया है, उतना ही हम लोगों के पास है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार के नाम पर हर वक्त कोई ना कोई अड़ंगा लगा करके आगे बढ़ा दिया जाता है। फार्म इस साल लीजिए, परीक्षाएं 5 साल बाद कराइए, जब उम्र खत्म हो जाए तब लोगों को बताइए कि अब वांट आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि सामान्य पृष्ठभूमि का कोई भी आदमी वहां नहीं बैठा है, उसका वैसा चिंतन नहीं है। उसको लगता है कि जो है रियासत की सियासत है, विरासत में मिली है, चलती रहेगी। लोगों को अगर हम सुख सुविधाएं दे देंगे, अच्छा जीवन शैली दे देंगे तो वो हमारे लिए घातक हो जाएंगे। यही बात हम लोगों को सामान्य परिवार के युवाओं को समझाना है कि यदि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बेहतर कल देना होगा तो आज हम लोगों को आवाज उठानी होगी, लोकतंत्र में हिस्सेदारी करनी होगी, चाहे जिस क्षेत्र में, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जिस क्षेत्र में हो, हिस्सेदारी करके प्रथम पायदान तक पहुंचना होगा और अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ाना होगा। इसको लेकर के हम लोग गांव, किसान, शहर, शहर के नौजवान, विद्यार्थी, जो और बड़े विचारक चिंतक हैं समाज के, उनको भी साथ लेकर के हम लोग काम करेंगे और उनको अपने साथ जोड़ करके लोकतंत्र के इस महापरिवर्तन के महापर्व में हम लोग उनको भी हिस्सेदार बनाएंगे। अगर इस युवा मंच से तमाम जो युवा इस वीडियो को देखेंगे, उनको अगर जुड़ना हो तो क्या करना होगा और कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, युवा मंच के जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले ही विचारधारा से आत्मसात हो कि जो हम लोगों का विचारधारा है उससे जो लोग प्रभावित हैं वो लोग हम लोगों के साथ जुड़े। हम लोगों का वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर सबके कॉन्टैक्ट नंबर है, युवा मंच .org के नाम से वेबसाइट है, उस पर सब कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है। वो आसानी से वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 21वीं सदी के भारत में हर युवाओं के पास मोबाइल है और हर युवा दिन भर मोबाइल पर लगभग लगभग मान के चलिए कि एक अच्छा वक्त गुजारता है। तो वो वक्त अच्छे काम के लिए गुजरे तो ज़्यादा बेहतर है, समाज के परिवर्तन के लिए गुजरे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं से यह आग्रह करते हैं कि वो इस महाअभियान में जुड़े और इसको सार्थक बनाने के लिए अपना जो भी संभव योगदान हो वो योगदान सुनिश्चित करें। तो आप सुन रहे थे, युवा मंच के महासचिव हैं शारदानंद जी, उनसे बात तमाम विषयों पर हुई और आगे भी इस तरह की जो स्वस्थ चर्चा है वो होती रहेगी और उसको हम आपको आपके सामने लाते रहेंगे और जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।